हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीव सक्सेस क्लासेस। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का सेकंड चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हम पहली क्लास में भारतीय संविधान का निर्माण ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम इसी क्रम में सेकंड वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम इस आगे वीडियो में बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जीके की इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी चैप्टर्स को हम सीरीज वाइज करते चलेंगे। इससे पहले हम पहला चैप्टर कर चुके हैं और अब हम दूसरा चैप्टर से शुरुआत करेंगे आज और कंप्लीट पढ़ेंगे इसको, इसके सभी कॉन्सेप्ट और सभी फैक्ट्स को जानेंगे और अंत में एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। वो एमसीक्यू आपके लिए रहेंगे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो अगर आपको इस प्रकार की वीडियो ही चाहिए पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आपको हमारी इस प्रकार की जो सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी और इंडिया जीके की, उसके प्रत्येक वीडियो आपको आप तक समय तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं की, तो भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का मार्गदर्शक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है बल्कि क्या है, ये भारत के जो नागरिक है उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार, उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनका राजनीतिक रूप से विकास करने के लिए, सामाजिक रूप से विकास करने के लिए, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से विकास करने के लिए एक मार्गदर्शक है। सरकार को बताता है कि तुमको किस प्रकार से नागरिकों की जो अधिकार है, नागरिकों का विकास है, देश का जो विकास है किस प्रकार से करना है, वो भारतीय संविधान में बताया गया है। आप सब जानते हैं कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और इसे बनाने में लगभग कितने दिन लग गए थे? लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यहाँ पर लगे थे। तो ये सब आप जानते ही हैं कि कितने दिन लगे थे। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताओं की प्रस्तावना हो गई, भूमिका हो गई। अब आगे चलते हैं, हम आगे चले तो इससे पहले कि हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़े, उससे पहले हमको प्रस्तावना जानना बहुत ही जरूरी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान में बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। देखो, अगर हमको भारतीय संविधान की विशेषताएं जाननी है तो हमको ध्यानपूर्वक भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी। क्या कह रही है इस प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग का मतलब है भारत की जनता। इसका मतलब यहाँ पर बता दिया गया है कि भारत की जनता का ये संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया गया है और भारत की जनता के लिए बनाया गया है। किसी और ने ये संविधान नहीं थोपा है हमारे ऊपर। हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का शासन रहा था, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये संविधान क्या पता ब्रिटिश सरकार ने बनाकर हमको दिया है। नहीं, प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग का मतलब है कि भारतीय नेताओं ने इनका, भारतीय राजनेताओं ने इनका इसका भारतीय संविधान का निर्माण किया। पहली बात तो ये इसकी विशेषता होगी। दूसरी बात की गई भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत अब आज़ाद हो चुका है और भारत में भारत सरकार की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। और किसी का भी जो ब्रिटिश सरकार है ना, उसका अब कोई भी लेना देना नहीं है हमारी सरकार से, हमारे देश से। समाजवादी का मतलब है कि जो भी देश के संसाधन है उस पर सरकार का अधिकार रहेगा, सरकार का उन पर जनता के लिए उपयोग करेगी सरकार। समाजवादी तरीके से इस अवधारणा को लेकर चलेगी। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार करेगा, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों के साथ। अगला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब एक लोकतंत्र प्रणाली रहेगी जहां पर लोगों को, प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से जनता के द्वारा चुना जाएगा। गणराज्य का मतलब हुआ कि गणराज्य का मतलब है कि यहाँ का जो प्रमुख है, यानी देश का कौन प्रमुख है, राष्ट्रपति, वो चुना जाएगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आगे है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब है जो गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग है उनको सामाजिक का मतलब जैसे कि छुआछूत हुई है ना, तो
इस प्रकार की जो कुप्रथा है उनसे उनको मुक्त कराना, आर्थिक यानी उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, आर्थिक असमानता को कम करना। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि जिनका राजनीति में यानी जिनका जो प्रतिनिधित्व कम है राजनीति में, है ना, राजनीतिक संस्थाओं में, संसद में, विधानसभाओं में, उनको प्रतिनिधित्व बढ़ाना। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की उपासना, यानी आपको अधिकार दी गई है कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, आप किसी भी भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं, ये अधिकार आपको दिया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है कि आपको स्वतंत्रता का गारंटी दी गई है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, प्रतिष्ठा का अधिकार दिया गया है, अवसर की समानता का अधिकार भी दिया गया है, अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ये इनको प्राप्त कराने के लिए उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब भारत की जो एकता है, अखंडता है, उनको सुनिश्चित करना भारत का उद्देश्य है। इस संविधान का उद्देश्य है कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे। इसके अलावा बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी बंधुता, ये जो बंधुता वर्ड है ना, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ये आपको बता दूं मैं। तो बंधुता का मतलब आपसी भाईचारा बना रहे, है ना, ये भी यहाँ पर इसका उद्देश्य है भारतीय संविधान का। और इसी सभी उद्देश्यों को लेकर भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और अपने आप में अंगीकृत कर लिया गया था। तो ये भारत की प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब हुआ कि भारत का जो संविधान है उसका निचोड़ क्या है, भारतीय संविधान का सार क्या है। अगर आपको भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का सार देखना है तो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़नी ही चाहिए और उसके अर्थ को समझना चाहिए और उसको जोड़ना चाहिए इंडियन पॉलिटी से। समझ में आया आपको इतना? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हम पढ़ेंगे अब भारतीय संविधान का आकार और स्वरूप। भाई भारतीय संविधान का आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है? तो पहला इसमें पॉइंट है कि विश्व का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लिखित का मतलब हुआ है कि भारत का संविधान लिखा हुआ है, एक पुस्तक है उसकी, है ना। जबकि ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो ब्रिटेन का जो है वो संविधान लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी संविधान है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, इंग्लैंड में वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है। लेकिन भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। ये एक विशेषता हो गई इसकी, क्योंकि हम विशेषता पढ़ रहे हैं इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमको भारत की संविधान की विशेषताएं पढ़नी है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 1950 में जब हमारा संविधान तैयार हुआ था, लागू हुआ था, तब उसमें 395 तो टोटल अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। इसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां मतलब इसका 22 तो चैप्टर थे, इसमें 22 चैप्टर थे, 395 इसमें अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, 8 थी अनुसूचियां। और वर्तमान की यानी 2025 की मैं बात करूं तो अभी इसमें 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और इसमें 25 भाग अब जोड़ दिए गए हैं और इनकी संख्या यानी अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1950 में कितना था, एग्जाम में पूछा जाता है, और 2025 में कितना था, कितनी है मतलब। तो इस इनका आकार देखकर आपको नहीं पता चल रहा कि भाई विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस प्रकार है हमारा। तो लिखित संविधान का पता चली गया कि लिखा हुआ है, और सबसे लंबा का मतलब देखो कितने अनुच्छेद है। इतने अनुच्छेद है ही नहीं और इतने अध्याय, इतनी अनुच्छेद है ही नहीं अन्य देशों के संविधान में। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। इसके अलावा इसमें केंद्र प्लस राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्रों के विस्तृत प्रावधान भी दिए गए हैं। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य सरकार के भी यहाँ पर प्रावधान दिए गए कि केंद्र की सरकार किस प्रकार चलेगी, राज्य की सरकार किस प्रकार चलेगी, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार किस प्रकार चलेगी। तो इस प्रकार ये समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे अब देखो इतना लंबा संविधान बना कैसे है, मतलब इतना लंबा संविधान बनाने की या कैसे बन गया, भारत का संविधान इतना लंबा कैसे बन गया। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है कि भारत का विशाल आकार और विविधता। कि भाई भारत जो है वो विशाल आकार है। भारत को अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप पे तो स्पष्ट रूप से उसकी सीमाएं दिखेगी आपको, है ना। तो बहुत सारे देशों की तो सीमाएं नहीं दिखती आपको, कोई कहाँ है वर्ल्ड मैप में। तो भारत का एक विशाल आकार है, भारत में विविधता है, लोगों की विविधता है भारत में अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो उन सभी धर्मों के लोगों के अधिकारों को, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को, बहुसंख्यकों के अधिकारों को, हर कम्युनिटी के अधिकारों को, हर क्षेत्र के अधिकारों को, कर्तव्यों को, है ना, तो इस प्रकार से परिभाषित कर दिया गया है। इसलिए यह संविधान बड़ा बन गया है। दूसरा पॉइंट है संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के अलग अलग अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख। मतलब संघीय ढांचे का मतलब क्या हुआ कि जो पावर्स है वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी गई है। तो उनके क्या क्या पावर्स रहेंगी, उनके क्या क्या अधिकार रहेंगे, उनके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, इन सब का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मूल अधिकार, डीपीएसपी मूल करते हुए जैसे विशेष विस्तृत प्रावधान दे दिए गए। मतलब मूल अधिकार का मतलब नागरिकों के क्या क्या अधिकार रहेंगे,
है ना। डीपीएसपी का मतलब सरकार को किस दिशा में आगे बढ़ना है। डीपीएसपी जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और वो बताते हैं सरकार को आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको काम करना है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताते हैं। मूल कर्तव्य का मतलब क्या हुआ? मूल कर्तव्य का मतलब हुआ कि नागरिकों के अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या क्या कर्तव्य है, उनको क्या क्या कर्तव्य का पालन करना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। तो इन सब का प्रावधान किया गया है, इससे भी बड़ा बन गया। बहुत सारे देशों के संविधान में तो मूल कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ही नहीं, बहुत से देशों के तो संविधान में। तो हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य सब बता दिए गए, इसलिए ये संविधान बड़ा बन गया। इसके अलावा प्रशासनिक नियम और सरकारी संस्थाओं का भी उल्लेख है। हम सब जानते हैं कि प्रशासनिक नियम यानी बहुत सारे नियम है ना, जैसे कि संसद का चैप्टर दे दिया, तो संसद में बहुत सारे नियम के अनुच्छेद दे दिए कि संसद कैसे चलेगी, किस प्रकार से चलेगी, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम डाल दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी संस्था, जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे, जैसे कि यूपीएससी है ना, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान, तो ये सरकारी संस्था है कि नहीं है, किए गए। यानी भारतीय मतलब जो उच्चतम न्यायालय है, तो उच्चतम न्यायालय भी एक संस्था है, तो सरकारी संस्था है ना। तो सरकारी संस्था है तो उसका भी उल्लेख किया गया। तो बहुत सारी संस्था है ऐसी जिनका संविधान में उल्लेख किया गया, इसके कारण ये बड़ा बन गया है ना। तो ये 4 पॉइंट है अब कि भारत का संविधान इतना लंबा और बड़ा कैसे बना है। आगे चलते हैं। अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे दूसरा पॉइंट है, अगली विशेषता इसकी कि लिखित और संहिताबद्ध है। लिखित का मतलब हम सब जानते हैं कि भाई ये एक तरीके से लिखा हुआ है ना, एक इस तरीके से इसकी एक पुस्तक है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो हर संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसमें हर संविधान प्रावधान को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि भाई इसका क्या प्रावधान है पूरी तरीके से। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के अधिकार और सीमाएं लिखित रूप में तय है कि भाई न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ रहेंगी, है ना, कार्यपालिका की क्या रहेंगी, विधायिका की क्या रहेंगी। विधायिका का मतलब संसद, इनकी क्या क्या सीमाएं रहेंगी, क्या क्या इनके अधिकार रहेंगे, क्या क्या एक पावर्स रहेंगी, किस किस क्षेत्रों में ये काम करेंगी। तो तीन ही महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार में, 3 ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ये पूरी सरकार में 3 इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी यानी हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ। कार्यपालिका का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और विधायिका का मतलब केंद्र में संसद और राज्य में विधानसभा या विधान परिषद। तो इस प्रकार से इनके अधिकार और सीमाएं भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है ना। इसके अलावा कानूनी अस्पष्टता कम है, मतलब पूरी तरीके से स्पष्टता है कि भाई किसके क्या कर्तव्य है, किसके क्या अधिकार है, किसकी क्या पावर्स है, पूरी तरीके से सेपरेशन है पावर्स का, है ना। तो इस प्रकार से ये लिखित और संहिताबद्ध है। अगली अब हम बात करें तो अगला तुलना करें, तो अगर मैं तुलना करूं विश्व के अन्य देशों के संविधान के साथ, तो इसकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है और ये कठोर भी है। कठोर का मतलब ये हुआ है कि हम सब जानते हैं कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा न्यूज में कि भाई सरकार ने ये 130वां अभी फिलहाल 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाई है केंद्र सरकार संसद में। तो इस प्रकार से संशोधन विधेयक लाए जाते हैं, यानी संविधान में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठोर है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। जबकि भारत में है ना लचीली है, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा सरल, है ना। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की तो और हमसे ज़्यादा सरल है, जबकि अमेरिका की जो संशोधन की प्रक्रिया है संविधान भी वो ज़्यादा कठोर है। तो हम बीच की बात करते हैं, हम तो मध्य मार्ग की बात करते हैं कि हमारी जो संशोधन की प्रक्रिया है संविधान की वो ना तो ज़्यादा कठोर है, वो ना ज़्यादा ही आसान है, मतलब लचीली है। इसके अलावा अमेरिका का जो संविधान है वो संक्षिप्त भी है। कैसा है? संक्षिप्त यानी छोटा है, भारत जितना बड़ा संविधान नहीं है। अगर मैं ब्रिटेन से तुलना करूं तो ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान ही नहीं है, उनका कोई लिखित संविधान नहीं है, वो प्रथाओं पर आधारित है। प्रथाओं का मतलब परंपराएं, यानी वो उनकी जो क्या क्या परंपराएं चली आ रही है, यानी उनको किस प्रकार से कानून बनाना है, किस प्रकार के कानून बनाने हैं, तो उस प्रकार से पहले से उनकी परंपरा चल रही है। जिस प्रकार से परंपराएं फॉलो होती आ रही है उस प्रकार से वो कानून बना लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भारत का अगर मैं बात करूँ तो भारत का जो है वो अमेरिका की तरह ज़्यादा कठोर है, न ब्रिटेन की ज़्यादा, मतलब संशोधन की प्रक्रिया के हिसाब से, है ना। ब्रिटेन की तरह आसान भी नहीं है संशोधन की प्रक्रिया, और ब्रिटेन का तो लिखित संविधान भी नहीं है, जबकि भारत का लिखित भी है, लचीला भी और विस्तृत भी है। तो तुलना हमने कर ही ली, आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे हम बात करेंगे निर्माण प्रक्रिया और स्रोत। तो अगर मैं बात करूं निर्माण प्रक्रिया में, तो संविधान सभा द्वारा निर्मित है। भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है ना। इसमें प्रारंभ में हम सब जानते हैं, हमने पहली क्लास में पढ़ा है कि 389 389 सदस्यों की संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है। और बाद में जो है जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो बाद में केवल भारतीय प्रतिनिधि थे वो केवल 299 ही शेष रहे थे। इसके अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे ही संविधान सभा के।
प्रमुख समिति थी वो मसूदा समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान जो है वो बहस और विचार विमर्श की गहन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बना है। ऐसे ही नहीं बना भारत का संविधान। भारत के संविधान को जो बना है वो बहुत बहस हुई है, हर प्रावधान पर विस्तृत चर्चा हुई है, विचार विमर्श के साथ हर प्रावधान को अपनाया गया है। और वोटिंग का आप सबको पता है, वोटिंग का कोई सिस्टम था नहीं भारतीय संविधान सभा में, है ना। किसी भी प्रावधान पर सर्वसम्मति से पारित किया जाता था। इसलिए आपको याद रखना है कि भारत में कोई वोटिंग मतलब जो संविधान सभा का मतलब संविधान जब निर्मित हुआ था कोई वोटिंग की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, सर्वसम्मति की प्रक्रिया का पालन किया गया था। आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूँ तो विभिन्न देशों से अपनाई गई विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो हमने जो संविधान बनाया, भारत के लोगों ने जो संविधान बनाया तो किस देश से क्या क्या प्रावधान लिए। तो सबसे पहले ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का ही हमारे देश पर राज था, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है हमारा संविधान वो ब्रिटेन के संविधान से यानी ब्रिटेन की शासन प्रणाली से ही प्रभावित है। तो संसदीय प्रणाली का जो है संसदीय प्रणाली है वो हमने किससे ली है, ब्रिटेन से ही ली है। संसदीय प्रणाली का मतलब हुआ कि संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। संसद के 2 सदन रहेंगे, उच्च सदन और निम्न सदन। उसका हमने नाम रखे राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है इसमें से, राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। तो जो संसदीय प्रणाली है इस प्रकार की संसद में कानून बनाने की, वो हमने ब्रिटेन से ली है। कानून का शासन का मतलब है कि कानून जो है, कानून का शासन का मतलब कानून बनाया जाएगा और कानून सबके लिए समान होगा। कानून का शासन का मतलब हुआ कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कानून के द्वारा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई केंद्र सरकार में अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन ले लेगा, कानून के अनुसार लेना पड़ेगा। जो कानून क्या कहता है उसी प्रकार से सरकार चलेगी। कानून के अनुसार ही सब तरीके से निर्णय लिए जाएंगे, सरकार के भी और संसद के भी सभी प्रकार से कानून से ही निर्णय लिए जाएंगे। और मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी है किसके प्रति, संसद के प्रति। यानी मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। ये आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व का मतलब है कि जब तक जो मंत्रिपरिषद जो है वो संसद में उसका बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद है, संसद में उसका बहुमत खत्म तो मंत्रिपरिषद खत्म। इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायित्व का मतलब है संसद में मतलब संसद को पावर है कि वो मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। समझ में आया। मंत्रिपरिषद को हटाने की पावर किसके पास है, केवल संसद के पास। उस संसद में कब हटा सकते हैं मंत्रिपरिषद को, जब उसका बहुमत विफल हो जाए, यानी बहुमत सिद्ध ना हो पाए मंत्रिपरिषद का। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। सामूहिक का मतलब सभी एक तरीके से सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा उनका। यानी कोई अगर एक मंत्री गलती करता है तो वो पूरी मंत्रिपरिषद की गलती मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक मंत्री की गलती है तो पूरी सरकार भी उस पर थोप देगी, नहीं हमारी गलती नहीं है तो हमारी केवल एक मंत्री की गलती है। नहीं, जब गलती होगी तो पूरी सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई हमारी सरकार के द्वारा गलती हुई, ना कि केवल एक मंत्री के द्वारा। अगला अगर हम बात करें तो अमेरिका से क्या लिया है हमने, अमेरिका से लिया हमने मौलिक अधिकार। सब जानते हैं फंडामेंटल राइट्स। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हुआ कि अगर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना कोई डिसीजन दे दिया है, अगर वो अपने डिसीजन को वापस से रिव्यू करना चाहती है, यानी उसमें बदलाव करने की जो शक्ति है। यानी ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ने एक बार डिसीजन दे दिया तो दे दिया बस, उसको खुद भी नहीं बदल सकती है, खुद भी बदल सकती है, वो अपना डिसीजन को खुद भी बदल सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है संसद में, उसको भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। ये भी आपको याद रखना है। अगली अगर मैं बात करूँ तो अगले हम चलते हैं नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूं तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया, आयरलैंड से भी लिया है हमने, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो डीपीएससी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने किससे लिए, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है, यानी राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाएगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, उसका तरीका भी हम आयरलैंड से लिया है। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से यानी किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। इसके अलावा हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया है, संघीय प्रणाली में मजबूत केंद्र। मतलब संघीय प्रणाली आप सब जानते हैं, यानी संघीय प्रणाली को और कुछ भी नहीं है। संघीय प्रणाली को कुछ केवल इतना याद रखिए आप कि भाई राज्यों को भी अधिकार दिया गया है, राज्यों को भी पावर्स दी गई है कुछ क्षेत्रों में,
कुछ क्षेत्रों में नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में दी गई है, लेकिन फिर भी संघीय प्रणाली है, लेकिन मजबूत केंद्र, यानी केंद्र को मजबूत बनाया गया, यानी बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल की बात करूँ, समवर्ती सूची की मैं बात कर लेता हूँ। आप सब जानते हैं केंद्र सूची में केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकता है। लेकिन अगर समवर्ती सूची की बात करूं तो समवर्ती सूची में तो राज्य भी केंद्र कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के कानूनों का एक ही विषय पर टकराव उत्पन्न हो जाए तो किसका कानून माना जाएगा? तो इसमें फिर प्रावधान किया गया है कि केंद्र का प्रावधान माना जाएगा, यानी केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। अगर एक ही सेम ही विषय पर, सेम ही मुद्दे पर कानून बनाया जाए, सेम कानून बना जाए, लेकिन टकराव हो जाए केंद्र के कानून में और राज्य के कानून में, तो केंद्र का कानून माना जाएगा। तो है ना, तो संघीय प्रणाली मजबूत केंद्र हुआ कि नहीं हुआ ना। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब जो शक्तियां, मतलब जो क्षेत्र, जो विषय न तो राज्य सूची में है, न केंद्र सूची में, न समवर्ती सूची में, वो बाकी सभी विषय अवशिष्ट शक्तियां है। वो बाकी सभी अवशिष्ट शक्तियां हो गई ना, जो किसी भी सूची में नहीं है, वो सब अवशिष्ट शक्तियां हो गई, तो वो सब केंद्र सरकार के पास दे दी गई है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वाणिज्य की स्वतंत्रता, मतलब कोई सा भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है, कोई सा भी व्यवसाय अपनाने की जो स्वतंत्रता है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है ना। इसके अलावा संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है, संयुक्त बैठक का मतलब हुआ कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो ये संयुक्त बैठक कब होती है, जब राज्यसभा और लोकसभा में किसी कानून को लेकर मतभेद हो जाता है ना, मतभेद हो जाता है। तो राज्य मान लेते हैं कि लोकसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा उसमें मना करती है ना, यानी राज्यसभा में वो पारित नहीं हो पाता है वो कानून, तो फिर संयुक्त बैठक होती है। फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हमने ये संविधान के लिए है। आगे अगर हम जर्मनी की बात करूँ, जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए। आपातकालीन प्रावधान हम सब जानते ही हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति शासन हुआ है ना, राष्ट्रीय आपातकाल हुआ, वित्तीय आपातकाल हुआ, तो ये सब आपातकालीन प्रावधान हमने जर्मनी से लिए है ना। इसके अलावा सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, यूएसएसआर के संविधान से हमने क्या लिया है, जो कि अब रूस है। तो सोवियत संघ जो है अब रूस है, तो अब उसके संविधान से हमने मूल कर्तव्य लिए। याद रखना, मूल कर्तव्य, हमारे मूल कर्तव्य है ना, वो हमने यूएसएसआर से लिए। पंचवर्षीय योजना जो कि हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन पंचवर्षीय योजना हमारा एक क्या रहा है, एक नीति रही है, वो भी हमने सोवियत संघ से ली है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाई संविधान में अगर संशोधन किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा, ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रट लेना, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे कैसे ही पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। आगे चलते हैं, अगला तीसरी इसकी विशेषता है संघीय संरचना। संघीय संरचना हमने बात करी ली कि संघीय ढांचे का मतलब है एक फेडरल सिस्टम है। संघीय ढांचे में क्या होता है कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। कैसा विभाजन है? स्पष्ट विभाजन है कि भाई जैसे कि केंद्र सूची है तो केंद्र सूची से संबंधित कानून केंद्र बनाएगा, राज्य सूची से संबंधित कानून राज्य बनाएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट विभाजन है, और ये विभाजन जो है संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसके अलावा 3 अनुसूचियां भी है हमारे संविधान में, और ये अनुसूचियां बताती है कि कौन सी सरकार, यानी किस स्तर की सरकार किस क्षेत्र में या किस विषय पर कानून बना सकती है। इसमें से अगर मैं पहली सूची, 3 सूचियों में से, अब ये 3 सूची 7वीं सूची अनुसूची ही है, 7वीं अनुसूची याद रखना, 7वीं अनुसूची है ये। 7वीं अनुसूची में संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची। तो पूछा जा सकता है कि भाई संघ सूची कौन सी अनुसूची में? 7वीं में। राज्य सूची कौन सी अनुसूची में? 7वीं में। समवर्ती सूची में किसमें है? 7वीं अनुसूची में। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि भाई शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सरकार राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है? तो वो 7वीं अनुसूची से संबंधित। याद रखना, केंद्र के अधिकार जो है संघ सूची से संबंधित है, जैसे कि रक्षा हुआ। रक्षा का मतलब हुआ कि रक्षा से संबंधित जो भी कार्य होंगे, देश की रक्षा का मतलब है जैसे कि सेना, वायुसेना, थल सेना, मिलिट्री वगैरह सब कुछ किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में है। यानी सीमाओं की सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो केंद्र सरकार उससे लेना देना केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नहीं है। विदेश नीति का मतलब दूसरे देशों से किस प्रकार से संबंध बनाने हैं इंडिया वो, पाकिस्तान से, चाइना से, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से किस प्रकार के संबंध रहेंगे हमारे, डील कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी उनके साथ। राज्य सूची की बात करूँ तो राज्य सूची में राज्य के अधिकार आ जाएंगे, राज्य की क्या पावर्स रहेंगी, जैसे कि पुलिस, कृषि वगैरह है ना, ये
स्वास्थ्य भी ये राज्य सूची में आता है, और इन सबको कौन संभालता है? राज्य संभालते हैं। समवर्ती सूची में दोनों के अधिकार जैसे शिक्षा है ना और पर्यावरण है, तो शिक्षा और पर्यावरण ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो ये 3 सूचियाँ हो गई। आगे चलते हैं। आगे है अगली विशेषता एकात्मक झुकाव। एकात्मक झुकाव का मतलब क्या हुआ कि आपातकाल में राज्य सूची के विषय भी केंद्र के अधीन हो जाएंगे। एकात्मक का मतलब क्या है कि एक की तरफ झुका हुआ ये चीज। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये केंद्र है, अगर मैं बात करूं कि अगर ये केंद्र है और ये क्या स्टेट है, तो स्टेट में से जब आपातकाल लगेगा तो राज्य सूची की जो विषय है उस पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा। तो राज्य सूची के जो विषय है उस पर भी केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा। याद रखना आप कि सेंट्रल की पावर्स बढ़ जाएगी आपातकाल के समय में। तो ये एकात्मक झुकाव है। एकात्मक का मतलब एक तरफ झुकाव। एक तरफ झुकाव का मतलब केंद्र सरकार के प्रति झुकाव, यानी केंद्र सरकार मजबूत हो जाएगी ना। कब होगी? लेकिन ये केवल आपातकाल में। याद रखना, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगने पर राज्य की शक्ति केंद्र में समाहित हो जाती है। यानी राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो राज्य की जो शक्तियां है वो कौन इस्तेमाल करने लग जाता है? केंद्र सरकार इस्तेमाल करने लग जाती है। यानी राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार अपना नियम चलाने लग जाती है। गवर्नर जो होता है ना, राज्य का गवर्नर, राज्यपाल, वो किसके द्वारा, किसका प्रतिनिधि है? वो केंद्र का प्रतिनिधि है। इसका मतलब ये समझ में आ गया ना एकात्मक झुकाव का मतलब। यानी राज्यपाल, हम सब जानते हैं कि राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का प्रमुख होता है कि नहीं होता? तो उस राज्यपाल को उसी राज्य का होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है वो ना। और उस राज्यपाल को राज्य के लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए, लेकिन नहीं, राज्य के लोगों द्वारा नहीं चुना जाता, उसको सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य में। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो गवर्निंग राज्यपाल किसका प्रतिनिधि हुआ? वो प्रतिनिधि हुआ केंद्र का। वो केंद्र को रिपोर्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है वो सभी तरीके से। समझ में आया? तो वो एक तरीके से, क्योंकि उसकी नियुक्ति की पूरी तरीके से किसके हाथों में? गवर्नर की, यानी राज्यपाल की नियुक्ति पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथों में, इसलिए वो केंद्र का प्रतिनिधि है। तो ये भी एकात्मक झुकाव का लक्षण है, ये आप याद रखना। आगे चलते हैं। आगे है शासन प्रणाली किस प्रकार की। चौथी विशेषता है हमारी, उसमें से पहला पॉइंट है हमारा संसदीय प्रणाली। हमने सब जानते हैं ये संसदीय प्रणाली में क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है संसदीय प्रणाली में। वास्तविक यानी जो मेन डिसीजन लेते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही लेते हैं, मेन डिसीजन। आपने सुना होगा कैबिनेट, आज की कैबिनेट मिशन में ये निर्णय कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। तो कैबिनेट की, आपने कभी ये सुना है कि राष्ट्रपति ने डिसीजन लिया? नहीं सुना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये डिसीजन लिया, नहीं सुना होगा कभी भी। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। तो ये कैसे है? ये ऐसे है कि वास्तविक कार्यपालिका हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना, मतलब वास्तविक डिसीजन ये लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति जो है एक तरीके से संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है वो, उसके पास कोई शक्तियां नहीं है, बस उसके नाम पर कार्य किए जाते हैं। कि भाई कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर आवश्यक होता है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है कि भाई ये राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है ना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के डिसीजन ही लागू होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से होते हैं वो सब। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, अनुच्छेद 75 की तरफ भी हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो अगला है एकल नागरिकता। ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। एकल नागरिकता का मतलब हुआ, नागरिकता का मतलब कि भाई मैं इस देश का नागरिक हूं, है ना। तो ये इस देश का नागरिक हूं, तो पूरे भारत में एक ही नागरिकता है। एक ही नागरिकता का मतलब मैं भारत का नागरिक हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखो अमेरिका का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति है, वहाँ का नागरिक है, तो उसकी जो नागरिकता है वो केंद्र की भी रहेगी, यानी अमेरिका की भी नागरिकता रहेगी। अगर वो किसी स्टेट, अब देखो हम सब जानते हैं अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी वो स्टेट्स में बटा हुआ है, और स्टेट्स अलग अलग है, उनके बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो उस स्टेट्स का एक व्यक्ति उस अमेरिका का भी नागरिक है और उस स्टेट का भी नागरिक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है कि भाई कोई जैसे कि कोई राजस्थान का रहने वाला है तो ऐसा नहीं कहेगा वो कि भाई मैं राजस्थान का भी नागरिक हूँ और मैं भारत का भी नागरिक हूँ। नहीं, वो केवल भारतीय है, वो केवल भारत का नागरिक है। राज्यों को यहाँ पर नागरिकता नहीं दी गई, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है, केवल एक ही नागरिकता है सेंट्रल की, यानी एकल नागरिकता है। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। आगे है स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी इस प्रकार, यानी हमारी जो न्यायपालिका जुडिशरी है, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या स्थानीय न्यायालय भी जो जिला न्यायालय वगैरह है, उनकी स्वतंत्रता दी गई है। यानी उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उनकी जो भी कार्य है वो सरकार से स्वतंत्र है, यानी कार्यपालिका से स्वतंत्र है। वो अपने डिसीजन जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं किसी भी, यानी संसद से भी उनके डिसीजन प्रभावित नहीं होते हैं, और इसके अलावा कार्यपालिका के डिसीजन से भी वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो न्यायपालिका स्वतंत्र, ये याद रखना। न्यायिक पुनरावलोकन की, यानी जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम मैंने पहले ही बता दिया इसी वीडियो में। इसके अलावा क्या है? PIL और बुनियादी ढांचा सिद्धांत, ये सब क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका सिद्धांत को यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं हमारे संविधान में कि भाई हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है।
है ना। तो ये आपको याद रखना है विशेषता। PIL का मतलब है जनहित याचिका, यानी अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है जो खुद सक्षम नहीं है कि वो न्यायपालिका में जाके गुहार लगा सके, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी जगह जाकर जनहित याचिका डाल सकता है उसकी तरफ से। इसके अलावा बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का मतलब अगर मैं बात करूँ तो इतना सा है कि सरकार को संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन सरकार क्या चाहे तो क्या पूरे संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर केशवानंद भारती केस 1973 से ये बताया है कि सरकार किन किन क्षेत्रों में संविधान संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, है ना। तो वो संविधान का मूल ढांचा, ये हम आगे बात करेंगे, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आगे भी आएगा ये, ठीक है। इतना समझ में आया, लेकिन ये याद रखना कि हमारी जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य की मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में, ये हमारी विशेषता है संविधान की, याद रखना। हमारे संविधान की फंडामेंटल राइट्स विशेषता है और 6 प्रकार के मूल अधिकार है। प्रारंभ में कितने थे? 7 है। संपत्ति के अधिकार को 1973 में हटा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। लागू करने योग्य की बात करें तो मतलब संविधान के मौलिक अधिकार जो है वो लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। यानी अगर आपके संविधान आपके जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बिना हाई कोर्ट जाए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। इसमें बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक है। इसके अलावा न्यायालय में प्रत्यक्ष लागू नहीं है, लेकिन कानून बनाने में ये बाध्यकारी है। मतलब ये लागू ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लाभ नहीं मिल रहा तो मैं न्यायालय में चले जाऊंगा और सरकार की तरफ मुकदमा दायर कर दूंगा, नहीं। ये न्यायालय में नहीं जा सकते आप। जैसे कि आप मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर आपका अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। अभी मैंने बताया अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसा आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं जा सकते। लेकिन ये कानून बनाने में सरकार इनका उपयोग करती है, इनमें मार्गदर्शक लेती है ना। आगे हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अलग चैप्टर आएगा, पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। आगे मूल, ये सब हम पढ़ेंगे, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और DPSP, ये सब हम पढ़ेंगे और विस्तार से इनका एक एक चैप्टर है, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल मैं इतना बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान में क्या क्या और इसकी ये विशेषताएं हैं। समझ में आ रहा? आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान 1976 में जोड़े गए थे। मतलब ये शुरुआत में नहीं थे। मूल कर्तव्य जो थे जब हमारा संविधान बना था 1950, है ना, 1949-50 में, जब, है ना, तब नहीं थे ये मूल कर्तव्य। ये 1976 में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन करके। और ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, और इनका अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A, ये याद रखना है। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा संबंधी कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ये 2002 में जोड़ा गया था। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है मूल कर्तव्य से संबंधित ये सब प्रावधान। आगे चलते हैं। आगे हम मैं बात करूँ तो लचीलापन और कठोरता, है ना। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसी वीडियो में कर चुका हूँ कि 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है हमारे संविधान में, है ना। एक तो साधारण बहुमत से, यानी संसद के सामान्य विधेयक जैसा है कि साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है बहुत सारे प्रावधानों में, लेकिन कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि कुल बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3, ये विशेष बहुमत है, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस बहुमत की जरूरत पड़ती है कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए। और एक और तीसरा भी विशेष बहुमत है। तीसरा बहुमत होने का मतलब है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति संघीय प्रावधानों से संबंधित। देखो, जब संघीय ढांचे से संबंधित, संघीय प्रावधानों से संबंधित संविधान में संशोधन किया जाता है तो केंद्र सरकार को राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है, यानी कम से कम आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। और विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, विशेष बहुमत तो चाहिए, लेकिन आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। कौन से मामलों में? संघीय प्रावधानों से संबंधित मामलों में। तो इस प्रकार से भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी एक अलग से चैप्टर है, वो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि भारतीय, है ना, संविधान जो है वो लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला कैसे पता चला? कि भाई साधारण बहुमत के द्वारा भी तो हो रहा है ना, साधारण बहुमत के द्वारा भी तो संशोधन हो रहा है, तो लचीला हुआ कि नहीं हुआ। और विशेष बहुमत का मतलब आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ रही है, तो ये कठोर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों का समन्वय है कि नहीं है, भाई लचीलापन भी और कठोरता भी है, दोनों ही है। तो ये संविधान की विशेषता है। अभी केवल हम विशेषता की, यानी इसकी जो विशेषता है उनके प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। हम केवल यहाँ पर स्टडी नहीं करें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि भाई भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, उसकी प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। आगे हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे इन सब का।
आगे चलते हैं। आगे है विशेष प्रावधान। अब विशेष प्रावधान भी है। विशेष प्रावधान हमारी संविधान की विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान हमने चर्चा करी ली। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये भी विशेषता है। भाषाई विविधता का मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये भी हमारा संविधान की विशेषता है। स्थानीय स्वशासन 73वें एवं 74 संविधान संशोधन करके स्थानीय स्वशासन का प्रावधान भी किया गया है। सामाजिक न्याय यानी आरक्षण, शिक्षा, रोजगार योजनाएं, ये सब जो है वो सामाजिक न्याय से संबंधित है, तो सामाजिक न्याय का प्रावधान भी हमारे संविधान में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं, बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं हमारे संविधान में। तो ये सब प्रावधान हमारी जो है संविधान की विशेषता है और कुछ नहीं है। आगे तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा चैप्टर था संविधान की विशेषताएं, हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये एमसीक्यू आपके लिए है। अब पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका यानी है ना, तो ये चार है, मतलब चार है। इन चारों में से आपको बताना है कि भारतीय अमेरिका के संविधान में कौन कौन से, अमेरिका का जो संविधान है उससे हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, है ना। उसके बाद हम आपको इधर चलना है, इधर जाना है और आपको बताना है कि कौन कौन से लिए, क्या एक या दो लिए, यानी पहला और दूसरा सही है, चौथा ही सही है केवल, तीसरा चौथा सही है, या 1 2 3 सही है। पिछले में बात करूँ कि यानी 4 है, 4 में से कौन कौन से लिए गए हैं? एक नहीं लिए गया, 3 लिए गए, मैं बता दूँ अभी तो, है ना। अब 3 लिए गए तो उनमें से 3 कौन कौन से वो, है ना, याद रखना। तो इसमें से आपको बताना है ABCD। आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भाई भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? मजबूत केंद्र का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, चैप्टर में हुआ ना, तो बताना है कौन से देश से लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कथन में आपको बताना है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन 6वीं अनुसूची में दिया गया है। ये कथन सही है या गलत है आपको बताना है। भारत का संविधान अर्धसंघीय प्रकृति का है, ये आपको बताना है। आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय भी केंद्र के अधीन आ सकते हैं। इन तीनों में से कितने कथन सही है, यानी कौन कौन से कथन सही है आपको पता चल जाए। जब कौन कौन से कथन सही है तो आपको इधर आ जाना है और बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको सबको। आगे चलते हैं, आगे चलते 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित तो इन्हें लागू कराने तो कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? यानी मौलिक अधिकार कौन से, ये क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप यहाँ इस स्लाइड में जिक्र आया होगा उसका कहीं कहीं कि कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है, तो आपको बताना है ये क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। आगे चलते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है, मतलब ये 5वां क्वेश्चन पहले आ गया, चौथा क्वेश्चन बाद में, तो ये आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन ये है, 5वां पहले आ गया था, है ना। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? कौन सा संविधान संशोधन किया गया और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? ये हमने जिक्र किया है, पढ़ा है, इसको भी बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से ये था हमारा आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो भी समझाया गया है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई बात आपको कम समझ में आए, तो आपको वापस से वीडियो देख लेना है और जो भी आपको MCQ है, ये 5 MCQ का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ने हैं। और इसी प्रकार से हमारी और भी क्लास चलती रहेगी इंडियन पॉलिटी संबंधित। ये हमारी दूसरी क्लास थी और आगे भी इस प्रकार से इंडियन पॉलिटी की और भी क्लासें आती रहेंगी। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ।